हेलो माय एक्सक्लूसिव कम्युनिटी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास लेने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक जाने माने साहित्यकार, लेखक, संपादक मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। तो इनसे रिलेटेड लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेंगे ना, तो फिर आपको मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ध्यान लगा के, मन लगा के और नोट्स बना के इस किताब को अटेंड करना। चलो अब चलते हैं क्लासरूम की तरफ। तो दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म अजमेर में हुआ था। ये राजस्थान में एक जगह है, बहुत ही फेमस। वैसे ये मूल रूप से पहाड़ी थे, हाँ, कुमाऊं उत्तराखंड से थे, लेकिन फिर ये माइग्रेट हो गए होंगे। ठीक है, जैसे कि पवन पहाड़ी ने प्लान कर लिया, उसने तो खैर हल्द्वानी में ही किया है। इन्होंने बहुत पहले, इनका जन्म वहीं हुआ था, अजमेर में। अजमेर बहुत खूबसूरत शहर है दोस्तों, ऐतिहासिक शहर है। इतिहास की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में ही है। जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया, तो उनको कभी कभी यहाँ भी घुमाया जाता है। जैसे आगरा में ताजमहल दिखाया जाता है, दिल्ली में वो महात्मा गांधी की जो वो है समाधि है राजघाट, वहां पे ले जाते हैं। वैसे ही अजमेर में उनको यहाँ भी लाया जाता है, चिश्ती की दरगाह। एक तारागढ़ करके यहाँ पे बहुत पुराना किला है अजमेर में, तारागढ़ किला। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद भी इसी अजमेर में है दोस्तों। तो यहाँ से मेरे को लगा कि ये 2-3 सवाल आपको बता देने चाहिए। हमारे भारत देश में डीडी नेशनल पर हिंदी सीरियल की शुरुआत इसी नाटक से हुई थी, हम लोग से। और इसकी स्क्रिप्ट, इसके जो एपिसोड हैं, वो किसने लिखे थे? मनोहर श्याम जोशी जी ने। दूरदर्शन चैनल में इसका प्रसारण किया गया था 1984 में। ये वही साल है दोस्तों जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। क्या की गई थी? हत्या की गई थी। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय धारावाहिक का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सोप ओपेरा किसको कहते हैं? मनोहर श्याम जोशी जी को। इसके बाद इन्होंने एक और धारावाहिक लिखा जिसका नाम था बुनियाद। ये सब नोट करते रहना। बुनियाद सीरियल की कहानी किस पर आधारित थी? तो वो थी भारत विभाजन पर। भारत विभाजन में परिवार किस तरह प्रभावित हुए, उनका जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ, तो उन संघर्षों को, उन दर्दों को, उन दुखों को दिखाता हुआ ये एक सीरियल था दोस्तों, जो कि बुनियाद नाम से टेलीकास्ट हुआ। अब भारत विभाजन की बात आई है तो 1-2 सवाल यहां से भी बन सकते हैं कि भारत विभाजन के समय हमारे देश का जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, वो कौन था? वो था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। गुलाम भारत का अंतिम वायसराय जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि इसी के टाइम पर भारत विभाजन हुआ था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या पहला वायसराय भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। हम लोग में किस तरह की कहानी थी, वो किस पर आधारित था? तो हम लोग जो था, वो जो हमारे भारत के साधारण मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, ठीक है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का संघर्ष करते हैं, क्या उनके इशू हैं, क्या पारिवारिक कलह होता है ना, उसमें क्या क्या मतभेद, मनभेद होते हैं, उन सब की कहानी हम लोग सीरियल में दिखाई गई। और ये अपने टाइम का सुपर डुपर हिट सीरियल था दगड़ियों। लगभग 156 एपिसोड इसके प्रसारित किए गए थे और सबके सब सुपर डुपर हिट रहे थे। एक उपन्यास लिखा उन्होंने, नेताजी कहिन। अब नेताजी कहिन और कक्काजी कहिन ये दोनों सेम लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नेताजी कहिन उनके द्वारा लिखा गया राजनीतिक व्यंग उपन्यास है, ठीक है, पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल कॉमेडी है। नेताजी कहिन नामक उपन्यास या राजनीतिक व्यंग पर एक ड्रामा बनाया गया, एक सीरियल बनाया गया, उसका नाम रखा गया कक्काजी कहिन। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है, इससे जरूर सवाल आ सकता है। कसब और क्याप, अब आप देख रहे होंगे ये दोनों कुमाऊनी शब्द है। कसब का मतलब क्या होता है और क्याप का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके लिए कसब शब्द यूज होता है। क्याप का मतलब क्या होता है? क्या तो लागण है यार तू, मतलब अजीब सा, विचित्र सा या अद्वितीय, यूनिक टाइप का। अरे मतलब अच्छे लहजे में भी यूज होता है, अरे क्या तो लागण लगी हुई यार, ये क्या तो लागण है यार, छोड़ ये, है ना। तो मतलब एकदम हटके, विचित्र, अजीब, उसके लिए कैप शब्द का यूज किया जाता है। तो मनोहर श्याम जोशी जी मूलतः तो कुमाऊनी थे, भले ही उनका जन्म राजस्थान में हुआ था, ठीक है, पर वो पहाड़ की बोली, भाषा, उन सब के वो जानकार थे, क्योंकि अपने ईजा के साथ वो रहे थे, है ना। उनकी ईजा बिल्कुल विशुद्ध कुमाऊनी ब्राह्मण थी।
तो वहां से ये संस्कार पड़े, तो उनकी लेखन शैली में पहाड़ का जनजीवन, यहाँ के रीति रिवाज झलकते भी हैं। तो इस क्याप उपन्यास में हमारे कुमाऊं के, हमारे पहाड़ के अंचल में जो जो प्रथाएं होती हैं, जिस तरह का जनजीवन होता है, जो जो संघर्ष होते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर होते हैं, वो सब इसमें दर्शाए गए हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्याप रखा गया है। और ये उपन्यास बहुत ही हिट हुआ दगड़ियों। इसी उपन्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह हमारे भारतीय साहित्य का दूसरे नंबर का पुरस्कार माना जाता है। इससे पहले जो मैंने पिछली क्लास में बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो पहले नंबर का साहित्य पुरस्कार है, दूसरे नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2006 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आई है तो उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से कवि या लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बताओ। अब मैंने भी तैयारी नहीं करी है इस चीज़ की, मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी एक तो थे मंगलेश घिल्डिया, नहीं वो तो डीएम थे, अब तो शायद वो पीएमओ में है, मंगेश डबराल। ठीक है, मंगेश डबराल, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम जो देखते हैं, यस, हम जो देखते हैं, तो मंगेश डबराल को हम जो देखते हैं नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नोट भी करते रहना। एक मेरे फेवरेट कवि हुए हैं उत्तराखंड के, वीरेन डंगवाल, इनकी एक बहुत फेमस कविता संग्रह है दुष्चक्र में सृष्टा। तो इस कविता संग्रह के लिए वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अल्मोड़ा के एक साहित्यकार हुए हैं रमेश चंद्र शाह, इनकी एक रचना है विनायक, और विनायक भगवान गणेश का पर्यायवाची भी है। तो इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक और रचना है गोबर गणेश। लीलाधर जगूड़ी, मेरे बड़बाजू का नाम भी लीलाधर ही था, लीलाधर जगूड़ी, ऐसे याद करता था मैं जब समूह गौ की तैयारी करता था। ठीक है, इनको भी इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में, अनुभव के आकाश में है या आकाश में चांद, कुछ ऐसे है, एक बार आप देख लेना गूगल में, अनुभव के आकाश में चांद, यस, अनुभव के आकाश में चांद। तो उसके लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। एक हमारे उत्तराखंड के बहुत ही धांसू बाल साहित्यकार और वैज्ञानिक चेतना की अलग जगाने वाले साहित्य लिखने वाले राइटर हुए हैं, जिनका नाम है देवेंद्र मेवाड़ी। तो देवेंद्र मेवाड़ी जी को भी साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने कई सारी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे हैं, उनका संपादन किया है। तो ये कुछ नाम थे जो मेरे को याद है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बाकी अगर आपको कुछ और याद आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए, उनकी तैयारी हो जाए, वो नोट्स बना ले। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बसेसर राम और भागवंती किस सीरियल के फेवरेट कैरेक्टर हैं? ये हम लोग सीरियल के फेमस कैरेक्टर हैं बसेसर राम, ये उसमें बिल्कुल शराबी पिता की भूमिका में है, और भागवंती ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये हाउसवाइफ बनी है। क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जी का हम लोग धारावाहिक बहुत फेमस है, तो इससे इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी की जो जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनके कहानी संग्रह हैं, उन सब के नाम लिखने जा रहा हूँ। आप सब लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से सीरियल उन्होंने लिखे? हम लोग, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बुनियाद जो भारत विभाजन पर आधारित था, कक्काजी कहीन एक राजनीतिक व्यंग है जो कि इनके नेताजी कहीन उपन्यास पर आधारित है, हमराई इनका एक धारावाहिक था, मुंगेरी लाल के हंसी सपने नाम से इन्होंने लिखा, जमीन आसमान और गाथा। साहित्यिक रचनाएं हैं इनकी कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये भी एग्जाम में आया था जब मैंने पेपर दिया था, मंदिर घाट की पौड़ियां, उस देश का यारो क्या कहना, हमजाद, टटा प्रोफेसर। दोस्तों ये बहुत ही फनी उपन्यास इसको आप कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद ईरा पांडे जी ने किया है। इनका मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था कुमाऊनी में, क्योंकि ये कुमाऊं से ही है। वध स्थल, ये किसी कहीं के हत्याकांड की कहानियां हैं इसमें, और कपीस जी। फिल्में भी इन्होंने लिखी, कई फिल्मों की पटकथा लिखी और डायलॉग्स लिखे, जिसमें प्रमुख हैं हे राम, भ्रष्टाचार, शायद इसमें मिथुन है हीरो, ठीक है, और अप्पू राजा। कुछ इनकी ज़बरदस्त कहानियां हैं, ये लिख लो क्योंकि कहानी अक्सर पूछ ली जाती हैं। शक्कर पारे, उसका बिस्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उसका बिस्तर, और सिल्वर वेडिंग। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी करी,
साथ साथ में कई सारी पत्रिकाओं का संपादन और सह संपादन भी किया। उसमें एक बहुत फेमस पत्रिका होती थी दिनमान, उसके ये सहायक संपादक रहे। रिव्यू करके एक अंग्रेजी पत्रिका थी, उसका भी संपादन किया। ठीक है, मॉर्निंग इको करके उसमें भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। इनके कुछ प्रमुख संस्मरण हैं, लखनऊ मेरा लखनऊ, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ये भी एक संस्मरण है। तो जितनी भी रचनाएं, धारावाहिक और ये पत्रिकाओं के नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सब नोट कर लेना। 1 नंबर का सवाल आएगा और कोई भी रचना आ सकती है। 60-70 के दशक में एक बहुत फेमस हिंदी पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था धर्मयुग। नाम तो सुना ही होगा, धर्मयुग। ये किसने निकाली थी? धर्मवीर भारती। ये भी एक बहुत महान साहित्यकार हमारे भारत देश के हुए हैं, धर्मवीर भारती। तो ये निकाला करते थे धर्मयुग नाम की पत्रिका। बहुत फेमस पत्रिका है ये अपने समय की। इसमें किसी की रचना छपने का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आजकल पवन पहाड़ी के ब्लॉग में आना एक बहुत बड़ी बात है तो वैसे ही उस टाइम के कवियों के लिए, लेखकों के लिए इनकी पत्रिका धर्मयुग में अपनी रचनाएं छपना बहुत, मतलब वो तो उनके विपन खुट नहीं रहते थे। तो इस धर्मयुग नामक पत्रिका में भी मनोहर श्याम जोशी जी लहरें और सीपियाँ करके कॉलम लिखा करते थे, जिसको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। कॉलम लिखा करते थे। और ये जो कॉलम था ये किस पे आधारित था? जो मुंबई में सेक्स वर्कर है, ठीक है, जो रेड लाइट एरिया होते हैं, उनके संघर्षों पर, उनकी जो दयनीय स्थिति है उस पर आधारित ये कॉलम था जिसपे वो लिखा करते थे। तो भैया मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में मैं जितना बता सकता था मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ अलग, यूनिक जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर आपके भाई लोग, बहनें या कोई मित्र उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे भी इस कम्युनिटी से ज़रूर जोड़ना, है ना। मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।